नमस्कार बच्चों, मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। अपना जो पाठ चल रहा था आरोह पुस्तक का पाठ क्रमांक 2 पतंग, उसका दूसरा भाग लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूँ। और इसके पहले भाग को हमने भली प्रकार से अध्ययन कर लिया था और उसके साथ साथ जो इसके कवि है आलोक धनवा जी, उनके जीवन का भी हमने संक्षिप्त परिचय जान लिया था। और इसके साथ साथ हमने क्या जाना पता आपको? हमने जाना कि किस प्रकार पहले तो शरद ऋतु के सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य कितना अद्भुत रहता है इसके बारे में जाना, और बालकों के अंदर किस प्रकार वो आकर्षित करता है पतंग उड़ाने के लिए, और बालकों के अंदर कितनी चेष्टाएं होती है, उत्साह होता है, उमंग होता है। उन सब बातों को हम पढ़ रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे का भाग प्रारंभ करते हैं कि जिस प्रकार वो दौड़ते हैं छतों से उछल कूद करते हुए, तो जैसे लगता है जैसे जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। कपास जानते हैं आप? कपास होती रुई। और बालक जिस प्रकार एक छत से दूसरी छत पे, दूसरी छत से तीसरी छत पे और छतों पे जिस प्रकार दौड़ते हैं, ऐसा लगता ही नहीं उनके पैरों में चोट भी आएगी। ऐसा लगता है जैसे उनके पैरों में कपास लग रही हो, अर्थात गद्दल जैसे लग रहा हो, जो फर्क ही नहीं पड़ रहा उनका, दौड़ते हुए चले जाते हैं। और पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और पृथ्वी भी ऐसी दिखाई देती है जैसे उनके बेचैन पैरों के पास बार बार उनको संभालने के लिए आती हो, उनकी नाजुक पैरों के पास आ जाती है उनको संभालने के लिए। और जब वे दौड़ते हैं ना, बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, और जिस प्रकार वो बेसुध होकर के दौड़ते हैं, बेसुध का मतलब जिसको कोई होश आवास नहीं हो, इस प्रकार जब दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है छत भी नरम हो गई हो, छत भी नरम हो गई हो। क्योंकि बालक, जब आपने देखा होगा कि बालकों को उत्साह में, उमंग में कुछ दिखाई नहीं देता, कई बार तो बिना चप्पल जूते पहले ही भग जाते हैं। घर वालों को एहसास होता है कि नहीं सर्दी में पैर गल जाएंगे, गर्मी में की पैर जल जाएंगे, इस प्रकार की बातें। और कंक्रीट है, कठोर जमीन है, ये है वो है, वो घर वाले चिंता कर सकते हैं, बालक को परवाह नहीं। और ऐसे जाते हैं बेसुध होकर छतों को भी, जैसे छत भी नरम हो रही, जिसे ऐसे कूदते हैं छतों पे जैसे कोई बिस्तरों में कूद रहे हो। और जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं, पेग भरते हुए जानते हो आप? पेग भरना तो पतंग में देखा होगा आपने, पेग भरते हैं कि पतंग उड़ा रहे हैं, खींच रहे हैं उसको पेग भरते हुए, उधर से इधर पीछे, कभी आपको पीछे भी जाना पड़ता है पतंग उड़ाने के लिए, और कभी आगे भी जाना पड़ता है, कभी दाएं भी जाना पड़ता है, कभी बाएं भी जाना पड़ता है। और इस बीच में हम ये भी भूल जाते हैं छत पे कहाँ खड़े हैं, हमारा ध्यान किधर रहता है? पतंग की तरफ। हमारा लक्ष्य पतंग है, ऊंचाइयों पर देखते हैं हम, और उस पतंग की तरफ डाल की तरह लचीले वेग से आकर, डाल की तरह लचीले वेग से आकर अक्सर छतों के किनारों तक पहुंच जाते हैं। और एक डाल, लचीली डाल की तरह आगे बढ़ते हुए चल जाते हैं, पर परवाह नहीं करते कि आगे क्या हो रहा है। और कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि छतों के किनारों तक पहुंच जाते हैं हम, छतों के किनारों तक पहुंच जाते हैं। और छतों के किनारों पर पहुंचकर कई बार देखा होगा आपने, दीवार पे चढ़ चढ़ के छतकी पे वहीं पतंग उड़ा लेते हैं, परवाह नहीं करते कि ये कदम नीचे चल जाएगा तो मैं गिर जाऊंगा। और कभी कभी चोट भी उतर जाती है ऐसी, कभी कभी ऐसी चोट भी उतर जाती है, गिर भी जाते हैं। और उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनका रोमांचित शरीर का संगीत। और ऐसी स्थिति में छत पर जाने के बाद में, दीवार पे चढ़ने के बाद भी, खतरनाक किनारों पे जाने के बाद भी वो बचते क्यों है? उनका रोमांचित शरीर, अर्थात प्रसन्नचित शरीर, रोमांच, रोम रोम जो प्रसन्नता से भरा हुआ शरीर का संगीत जो है, ऐसा लगता है वही उनको बचा रहा हो। बाकी उनका ध्यान तो किधर रहता है? पतंग की तरफ। मेरी पतंग कट नहीं जाए, मेरी पतंग कहाँ उड़ रही है, मैं कहाँ पर हूं। पतंग भी नहीं रहता बीच में, ये हो जाता है मैं कहाँ पर हूं, ऊपर हूं, ये मैं हूं, वो ये है, और बात आसमान की तरफ होती है। पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है, और पतंगों की धड़कती ऊंचाई जैसे उनको थाम कर बैठी हुई हो। उनका लक्ष्य ही पतंग पे, और महज एक धागे के सहारे। और ऐसा लगता है जैसे उस पतंग ने उसको थाम रखा हो धागे के सहारे। आपने देखा हो पतंग अपने आप नहीं उड़ती, उसमें धागा बांधा जाता है, और उस धागे को पकड़ करके वो पतंग उड़ाता रहता है। ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कई बार कि उस धागे से ही वो बच रहे हो, जैसे उस पतंग ने उन धागे से उसको बचा रखा हो। महज एक धागे के सहारे पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं,
और पतंगे नहीं उड़ती, उनके अरमान, उनके स्वप्न, उनका उत्साह अपने आप वो भी साथ में उड़ता हुआ चलता है। आसमान की ऊंचाइयों पर नजर रखते हैं वो, और वो ये भी भूल जाते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। उनका ध्यान तो केवल ऊंचाइयों पर है कि पतंग उड़ रही है और पतंग अपने रंध्रों के सहारे, रंध्र का मतलब छिद्र, और जैसे रोम रोम में छिद्र होते हैं, प्रत्येक रोम रोम के छिद्र से ऐसे रोम रोम उनका उड़ने के लिए व्याकुल हो जाता है। उस पतंगों के साथ उनका हृदय, दिमाग सब उड़ता हुआ नजर आता है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, और मान लो कभी ऐसा हो जाए, हो भी जाता है कई बार कि छतों के खतरनाक किनारों से वो गिर जाते हैं, और गिरने के बाद में और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर, और गिर गए और बच गए तो फिर देखो हिम्मत नहीं आते फिर कि नहीं नहीं अब तो उड़ा ली मैंने पतंग, एक बार गिर गया भगवान ने बचा लिया, अब तो मैं दोबारा पतंग के हाथ भी नहीं लगाऊं। ऐसा बच्चे नहीं सोचते हैं। बच्चे सोचते हैं कि कोई बात नहीं, गिर गया तो अब और निडर होकर के और ज्यादा उत्साह के साथ मैं पतंग उड़ाऊंगा, और ऐसा सोच करके पुनः मैदान में आ जाते हैं और निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं और स्वर्णिम सूरज के सामने पुनः उपस्थित हो जाते हैं पतंग लेकर के। और पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और जब इस प्रकार स्थिति रहती है उनके बेचैन पैरों के पास, जो कुछ करने को कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे पैरों के पास पृथ्वी जैसे उनके पास स्वतः ही पहुंचती हो, पृथ्वी को चिंता हो उनकी, और वो आगे से आगे निडर होकर के बेधड़क होकर के चलते रहते हैं। मतलब यह है कि पतंग उड़ाते समय उनको ये भी एहसास नहीं रहता कि किस किनारे पर पहुंच गया भाई, छतर के खतरनाक किनारों पर पहुंच जाते हैं, और कभी कभी गिर गए और बच गए और भी निडर हो जाते। तो ये जो पाठ है वह बालकों की उमंग और उत्साह और बाल सुलभ चेष्टाओं पर आधारित ये पाठ था। और इसके साथ साथ एक बात और है कि हमको भी पतंग उड़ाना तो चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पतंग उड़ाए और हम भी बिल्कुल बेखौफ होकर के छत के किनारों पर पहुंच जाए और कूद जाए, ये नहीं, सावधानी भी रखना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हुई पाठ की। अब इस पाठ के जो प्रश्न बनेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन मिलते ही है, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां उन प्रश्नों को हल कीजिए। और रही बात इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या भी मैं बताऊंगा ही। इसके साथ साथ व्याख्या बताए उसके पूर्व यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी साथ ही साथ कर लीजिए। तो देखते हैं इसकी व्याख्या इस पाठ की। तो व्याख्या के लिए हम क्या करते हैं पता होगा हमको, व्याख्या के लिए हमको क्या करना पड़ता है तो उसका भी बता देते हैं हम पता कि व्याख्या के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो व्याख्या के लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, प्रसंग लिखना पड़ेगा। तो पहले हमने लिख दिया प्रसंग, प्रसंग के पश्चात प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ध्यान आ गया भाषा, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक का नाम लिखा आरोह के अंतर्गत। अब कवि कौन है, आधुनिक कालीन कवि, आधुनिक कालीन कवि, कवि को वापिस इधर लाओ, कवि आलोक धनवा, आलोक धनवा द्वारा रचित शीर्षक पतंग से अवतरित है। ठीक है, इसमें कवि ने बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। यह हो गया इसका प्रसंग। व्याख्या हमको लिखनी है अभी बताया इस प्रकार। और विशेष की बात है तो विशेष में इधर लिख देता हूं
कि विशेष में एक तो खड़ी बोली हिंदी आया था हमारे पास, खड़ी बोली हिंदी, ठीक है। दूसरा विशेष जो हमको लिखना है कि अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। इसके साथ साथ यहां पर बिंबात्मक शैली आई रही है, बिंबात्मक शैली, चित्रात्मक शैली जो भी बोले हम, छंद मुक्त रचना है ये। इस प्रकार ये विशेष भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये पाठ हमारा इसके साथ ही पूर्ण होता है। और आपको पता है समय समय पर मैं टेस्ट भी लेता रहता हूँ। टेस्ट के साथ साथ कुछ पीडीएफ और जो भी सामग्री है वो भी मैं प्रेषित करता रहता हूँ। तो उन सबको प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या फेसबुक पेज, इन सब से आप जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं अब एक नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।